तो देखो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख लो। आप लोग जानते ही हो बेटा कि एक ऑरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। तो उन्होंने क्या देखा था कि कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है, उसके अराउंड अगर वो मैग्नेटिक निडल रखते थे, है ना, मैग्नेटिक नीडल रखते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होना ये बताता था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपकी होती है, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर आप करंट कैरिंग वायर के पास जाते हो तो, है ना। एक पहला ऑब्जर्वेशन ये था, है ना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो ये था। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि जब एक करंट कैरिंग वायर के पास आप एक चार्ज को मूव करते थे v वेलोसिटी से, तो ये मुड़ जाता था। मुड़ जाने का मतलब क्या है कि इस पे फोर्स लगा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता नहीं है, भाई करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा, वो क्या जनरेट करेगा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मूविंग चार्ज पे अगर फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही लगेगा। तो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मूविंग चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। किस पे बेटा? मूविंग चार्ज पे, स्टेशनरी चार्ज पे नहीं, मूविंग चार्ज पे। अगर आप यहाँ पे स्टेशनरी चार्ज रख दोगे, स्टेशनरी चार्ज, तो उस पे हमने देखा कोई फोर्स नहीं लगता। स्टेशनरी चार्ज अगर आप रख देंगे तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स जो है वो जीरो होगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि इस पूरे जो चैप्टर है उसकी स्टडी दो तरीकों से की जाती है। पहली तो हमें ये निकालने की जरूरत है कि एक करंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पहले वो निकालना आना चाहिए। दूसरा, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को मूव कराएंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, है ना। तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो स्टडी ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म जो है इसको दो पार्ट में स्टडी कर सकते हो। पहला, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बच्चों जनरेट करता है कोई करंट कैरिंग वायर। और दूसरा, फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू, या फिर आप बोल रहे हो फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज। तो इस तरीके से ये दो पार्ट में हम जो है इस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, क्योंकि फिर ये दूसरी वेक्टर क्वांटिटी भी कही जाती है, तो उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए हम कौन से लॉ का यूज करेंगे बेटा? बायोट सावर्ट लॉ, है ना। और जो आपका डायरेक्शन है उसके लिए क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल सर्कुलर लूप के लिए अलग लगाया जाएगा, और आपका जो बच्चों क्या है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है उसको थोड़ा अलग तरीके से लगाया जाता है। बट दोनों में हम यूज जो करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। हालांकि बायट सावर्ट लॉ कोई वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, बट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करने की वजह लिए हम वायर्ड सावर्ट लॉ भी यूज कर सकते हैं, एंड एक और लॉ होता है उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर सिमेट्रिक जो करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो उसके लिए हम एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो ये कुछ लॉ है बेटा जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। फिर मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा फोर्स का, उसमें हम कैलकुलेशन ऑफ फोर्स निकालेंगे किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली समरी है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इस चैप्टर में हम रिवाइज करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चों आप पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आपका बायोट सावर्ट लॉ, है ना। तो बायोट सावर्ट लॉ समझ लेते हैं।
तो पॉइंट नंबर 2 लिखो, बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या बोलता है भाई? सीधी सी बात आपको याद रखना है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, और इसमें से अगर करंट जारी है तो आइडियल एलिमेंट लेंगे। ये जो आइडियल एलिमेंट है इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? करंट एलिमेंट। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते थे तो पॉइंट चार्ज पे निकालते थे, कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। वैसे बायोट सावर्ट लॉ भी एक पॉइंट एलिमेंट के लिए वैलिड है, जिसको हम आइडियल एलिमेंट बोलते हैं। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो जो करंट की डायरेक्शन है वही आपकी इस डीएल की डायरेक्शन। अब यहाँ से किसी भी पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी उसको हम डीबी बोलेंगे। और यहाँ से जो इस पॉइंट की करंट एलिमेंट से दूरी होगी उसको हम आर वेक्टर बोलेंगे, जिसका हेड उस पॉइंट पर होगा जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज करेंगे बेटा? तो इसमें ध्यान रखेंगे, आपके राइट हैंड का जो थंब है वो आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है या करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में रखना है। तो जो आपकी राइट हैंड की फिंगर्स हैं, वो जो फिंगर्स का कर्ल है, आप बोल सकते हो कर्ल ऑफ फिंगर्स। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है वो आपको क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। जैसे यहाँ पे आप अपना थंब ऊपर रखें बेटा, तो आप देखेंगे कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो कैसी कर्ल करेंगी? इस तरीके से कर्ल करेंगे ना, ऐसे। मतलब फिंगर्स का कर्ल ऐसे होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से लूप में आपके फिंगर्स के कर्ल की डायरेक्शन होगी। तो अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी, तो अंदर वाली डायरेक्शन क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज इनवर्ड नॉर्मल, जो क्रॉस है। और अगर डॉट लगता तो वो कौन सा नॉर्मल होता बेटा? प्लेन से आउटवर्ड नॉर्मल। ये आपसे दूर जाता हुआ वो आपकी तरफ आता हुआ। इस तरीके से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड थंब में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा इस डीबी का? तो डीबी का मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है। तो आप ये बोल सकते हो इट इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। साथ में जो ये आर वेक्टर और डीएल वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, इस बात पे भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है डिपेंड करता है। तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी है। अगर आप इक्वल टू डालेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट जो है वो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आता है, तो म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका जो है बायोट सावर्ट लॉ से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, किसका? एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड का, ड्यू टू एलिमेंटल करंट एलिमेंट, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज बायोट सावर्ट लॉ। और यहाँ पे याद रखेंगे म्यू नॉट इज नोन एज परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, है ना। और याद रखेंगे म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है बेटा? दिस इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। अच्छा, यूनिट भी आप बता सकते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एसआई यूनिट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है बेटा? टेस्ला, है ना। साइंटिस्ट के नाम पे है, टी से डिनोट करते हैं। और अगर मैं बोलूं सीजीएस यूनिट तो वो होती है गॉस, है ना, गॉस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और याद रखेंगे 1 टेस्ला जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा? 10⁻⁴ गॉस के, है ना। तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखना बच्चों, 10⁻⁴ गॉस। तो 1 गॉस जो होगा वो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा, है ना। तो ये वाले पॉइंट्स भी याद रखना आप, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में काम आ जाते हैं। अब देखो म्यू नॉट की क्या जो हो जाएगी बेटा यूनिट? तो ये डीबी हो जाएगा, जो टेस्ला, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो दिस इज टेस्ला मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई आइडियल साइन थीटा नीचे जाएगा तो आई एम्पेयर, डीएल एम मीटर, और साइन थीटा का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो ये कैंसल। तो इसका मतलब इसकी यूनिट जो है वो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर।
तो देखो म्यू नॉट की यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यूनिट पता है तो आपको अगर पूछा जाए तो डायमेंशंस वगैरह आप निकाल ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात। तो ये आप मैग्नीट्यूड बायोट सावर्ट लॉ से निकाल सकते हो। बाकी बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी होता है डीबी वेक्टर, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है म्यू नॉट इंटू आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देखो जब आपने क्रॉस कर दिया ना तो इसका मतलब साइन थीटा उसमें इंक्लूड हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे आर तो था नहीं, तो आर वेक्टर आया तो आर के एक मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन के लिए हमें केवल यूनिट वेक्टर चाहिए। तो एक मैग्नीट्यूड से और डिवाइड होगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा। तो जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो ना तो ये आर क्यूब से डिवाइड हो जाता है, ये बात ध्यान रखिए। हालांकि उसका फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपसे प्रोपोर्शनलिटी पूछे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही है, क्योंकि आर का एक मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर में भी है, तो वो कैंसल आउट करेगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म में नीचे क्यूब आता है, जैसे कूलम्स लॉ में भी आ जाता था, बट वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ही रहता था ना, ये बात याद रखना। हालांकि वेक्टर फॉर्म का ये यूज आपको नहीं करना है उतना ज्यादा, आपको डायरेक्शन जो है वो राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेनी है, और मैग्नीट्यूड जो है वो बायोट सावर्ट लॉ से निकालना है। केवल आपको ध्यान में ये बातें रखनी पड़ेंगी, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब जो है कुछ आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो है ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन, है ना, बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैं एप्लीकेशन लेता हूँ, आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू फाइनाइट ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, निकालते बायोट सावर्ट लॉ से ही, बट मैं यहाँ पे कोई डेरिवेशन नहीं ले रहा हूँ। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होगा बेटा, फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिचुएशन बता देता हूँ, ये वायर होगा फाइनाइट वायर, इसमें करंट जो है वो आई आ रही होगी, किसी भी पॉइंट पी पे आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आपको पता होगी, मान लीजिए डी। इसका लोअर पॉइंट जुड़ा हुआ है तो ये एंगल पता होगा, अपर पॉइंट जुड़ा हुआ है तो ये एंगल पता होगा। इस एंगल को आप थीटा वन बोल दो, इस एंगल को थीटा टू बोल दो, है ना। जैसे फाइनाइट चार्ज रॉड के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल से अगर अपना थंब जो है वो आप ऊपर की डायरेक्शन में रखोगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी फिंगर्स कर्ल हो रही है वो इस तरीके से होंगी। करके देखो राइट हैंड, यानी पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आएगी। तो पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है फाइनाइट रॉड के कारण, उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई 4 पाई इंटू डी, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। जैसे चार्ज रॉड में आपको दो कंपोनेंट करने पड़ते थे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में सारी डीबी आएंगी। मतलब डीबी डीबी मैग्नेटिक फील्ड जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी वजह से अंदर की तरफ ही आएगी। इसलिए आप डायरेक्टली इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से अंदर की तरफ है फॉर दिस सिचुएशन। अगर सिचुएशन होगी तो उसमें आपको राइट हैंड थंब रूल लगा के निकालना पड़ेगा। बट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, बहुत आपको ध्यान से इसको समझना है। अच्छा ध्यान रखिएगा कि थीटा वन थीटा टू जो है वो आप दोनों पॉजिटिव तब लेंगे जब ये अपोजिट सेंस में, क्योंकि एक एंगल क्लॉकवाइज नापा गया है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। अगर थीटा वन एंड थीटा टू सेम सेंस में नापा जाए, थीटा वन एंड थीटा टू आर इन सेम सेंस, मान लो दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो, तब आप क्या करना, थीटा वन को अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो थीटा टू को नेगेटिव लेना, मतलब एक एंगल नेगेटिव ले लेना, है ना। ये बड़ा जरूरी है बेटा, नहीं तो फिर आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है एक एंगल नेगेटिव लोगे अगर दोनों सेम सेंस में है। तो अपोजिट सेंस में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों को ले सकते हो। कैसा, पॉजिटिव, तो इसको नेगेटिव लेना। मतलब कैसा मैं आपको बता दूं, तो ये करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे पूछा गया। तो अब देखो आप दोनों पॉइंट को जोड़ोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दोनों के लिए जो एंगल है वो क्लॉकवाइज ले रहे हो। इस केस में आपको एक एंगल नेगेटिव लो, छोटा वाला एंगल नेगेटिव लो तो वो ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद इसमें कुछ केसेस हैं बेटा, है ना, तो आप इसमें स्पेशल केसेस बना सकते हैं। कौन से केसेस, जैसे हमने रॉड के केस भी बनाए थे। तो पहला केस, फर्स्ट केस, आप ये बोल सकते हो एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट है तो क्या होगा भाई, ये आपका करंट कैरिंग वायर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप जानते हो दोनों एंड से जोड़ोगे तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा 1 थीटा 2 दोनों ही थीटा हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, दोनों थीटा होगा, साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 से ये 4 कैंसिल तो 2 बचेगा, तो नीचे आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट। दूसरा इसमें स्पेशल केस आप लिख सकते हैं बेटा क्या, फॉर इन्फिनाइट वायर, इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो इन्फिनाइट वायर के लिए अगर आप निकालोगे तो ये वायर भी इन्फिनिटी पे जाएगा, नीचे से भी कहाँ जाएगा बेटा, इन्फिनिटी पे। ये जो है करंट आएगा, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आप देखोगे तो ये अंदर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जो है इक्वल टू 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे साइन 90 कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 1 2, तो 2 से ये 4 कैंसिल, 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, याद रखेंगे कितना, 2 पाई डी है ना डिनोमिनेटर में, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, तो ये भी आप याद रखो। चलिए, तो ये वाला केस भी आपको याद रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड, आपसे सेमी इन्फिनाइट वायर के लिए भी पूछ सकता है, जैसे वहां पे सेमी चार्ज रॉड के लिए पूछा जाता था, सेमी इन्फिनाइट वायर। तो सेमी इन्फिनाइट वायर पूछा गया है तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो भाई, एक एंड पता होगा, दूसरा एंड इन्फिनिटी पे, मान लो करंट जो है वो ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पर आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर थीटा 1 देखोगे तो इसी लाइन के लॉन्ग आ जाएगा, तो थीटा 1 0 है, और थीटा 2 देखोगे तो वो नीचे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एक साइन 90 होगा 1 और एक साइन 0 होगा 0, तो यहाँ पे 1 + 0 1 बचेगा, मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, स्पेशल केसेस हैं, डायरेक्टली हमारे काम आ जाते हैं कई सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो उनको याद रखना है बेटा, है ना, ये याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो यहाँ पे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कितनी होगी, ये आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पे भी इसमें आप दो पार्ट कर सकते हो, एक एट सेंटर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होगी करंट कैरिंग लूप के। तो अगर ये करंट कैरिंग लूप है, यहाँ पे करंट जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है जहां से आप देख रहे हो, तो इसमें भी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको निकालने के लिए आप फिर से राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे बेटा। और राइट हैंड थंब रूल में इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, अब जो आपका कर्ल ऑफ फिंगर्स है, मतलब फिंगर्स का कर्ल जो है राइट हैंड का, वो आपको किसकी डायरेक्शन में रखनी है बेटा, वो करंट की डायरेक्शन में रखनी है। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आप यहाँ पे राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो, देखो दिस इज द कर्ल ऑफ फिंगर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हो तो आप देखेंगे जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, यानी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, सिंपल सी बात ये है। और इस कॉइल का रेडियस आर है तो यहाँ पे हम आर लिख सकते हैं। तो सेंटर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे आएगी जब उसको कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे हम कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे, बट आप फॉर्मूला याद रखेंगे, दिस विल बिकम म्यू नॉट आई बाई 2 आर। देखो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना बेटा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से आप सेंटर वाला जो पॉइंट है वो अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे। बट इतना याद रखना, अंदर जो है वो बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये बाहर से मतलब इस कॉइल से ये बाहर आती हुई फिर ये पीछे से आएगी, यानी कि अगर आप आउटसाइड द कॉइल देखेंगे तो जो अंदर डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, आउटसाइड में वो डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखो, यानी कॉइल के बाहर देखोगे तो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि वो पीछे जाकर फिर अंदर से बाहर आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन क्लोज लूप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइज इन क्लोज लूप, तो ये बात ध्यान रखना,
मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के बाहर तो अपोजिट डायरेक्शन में, और कॉइल के अंदर जो है वो बाहर की तरफ है। तो कॉइल के बाहर जो है वो अंदर की तरफ होगी, है ना। तो ध्यान देना, कॉइल के अंदर और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। और जो हम ये दे रहे हैं, ये जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये कॉइल के इनसाइड है, इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, ध्यान देना। इनसाइड द कॉइल, कॉइल के इनसाइड वाली डायरेक्शन हम इस तरीके से निकालते हैं, राइट हैंड थंब। तो फिंगर्स को कर्ल करना है, थंब की डायरेक्शन देखना है, जिधर थंब की डायरेक्शन आएगी वो आपकी कौन सी डायरेक्शन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें बी पार्ट, एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो एक्सियल पॉइंट पे कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे आपका ये कॉइल हो जाएगी बेटा, ये आपकी एक्सिस, मान लो एक्सिस कितनी दूरी पे, एक्स, तो एक्स दूरी पर आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और लेट सपोज जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, इस तरीके से करंट जो है वो आई रिवॉल्व कर रही है, इसका रेडियस जो है बेटा वो कितना है, आर। तो आप देखेंगे अगर करंट ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर्ल करो। देखो ये जो है राइट साइड वाला पोर्शन, ये प्लेन के पीछे, एक्सिस के पीछे है, और ये एक्सिस के बाहर है। एक्सिस के पीछे इसलिए इसके ऊपर से मैंने एक्सिस बनाई है। ऊपर से एक्सिस बनाने का मतलब वो वाली साइड पीछे है, प्लेन के पीछे है, ध्यान रखना। तो अगर आप इस तरीके से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका थंब है वो राइट साइड आएगी, राइट हैंड की करके देखो। तो जिधर थंब आएगी उस डायरेक्शन में, एक्सिस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप जो है इधर देखोगे तो ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो लेफ्ट या राइट आप देखेंगे तो दोनों साइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब किसी भी एक्स दूरी पे ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो जो इसका फॉर्मूला है जब निकाला जाता है तो ये आता है म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इस फॉर्मूले को बच्चों ध्यान में रखेंगे, है ना, याद रखने वाला फॉर्मूला। फिर आप देखोगे तो इसका ग्राफ अगर बनाओगे तो ग्राफ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। तो आप देखेंगे कि आपका सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है, फिर ये दोनों साइड जो है वो डिक्रीज होती है। तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो ऐसे डिक्रीज होगा, ये दोनों साइड इस तरीके से डिक्रीज होगा। तो ये ग्राफ बनेगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, दोनों साइड फिर वो डिक्रीज होना चालू करता है, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम मिलती है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखें, याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद अगर ध्यान से देखो बच्चों तो क्या होगा कि इसमें जो है, पहले आप ये नोट कर लो, बाकी की चीज जो है वो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। तो देखो बेटा, ये पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 रखोगे इसी कॉइल से रिलेटेड। अगर हम दो आइडेंटिकल कॉइल्स ले लेते हैं और उनको रेडियस के बराबर डिस्टेंस सेपरेट करते हैं, तो एक प्रकार का ये सेटअप होता है। इस सेटअप को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल। हेल्महोल्ट्ज कॉइल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, हेल्महोल्ट्ज कॉइल। तो यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, यही सेटअप होगा। एक कॉइल आपका ये है, दूसरी कॉइल जो है आपकी बच्चों ये है। मान लीजिए दोनों का रेडियस जो है वो कितना है, ये भी आर है, ये दोनों का रेडियस जो है वो ये भी आर है, और दोनों में जो करंट है वो सेम सेंस में होती है। देखो इस तरीके से, तो इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, और ये जो है आपकी एक्सिस है, इस तरीके से ये एक्सिस है, और इनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होता है। तो ये जो सेटअप होता है इसको हेल्महोल्ट्ज कॉइल का सेटअप कहा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब होगा क्या कि जब ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल का जो सेटअप होता है, इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पर आप अगर मिड पॉइंट पे जाओगे, मिड पॉइंट यानी ये मिड पॉइंट कितना हो गया किसी भी सेंटर से r/2 पर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो दोनों कॉइल के लिए, बी वर्सेस किसका बेटा, एक्स का, तो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता ही है ये ग्राफ ऐसे बनता है। फिर ये ग्राफ यहाँ पे भी ऐसे बनेगा, ये 0 पे जाएगा इन्फिनिटी पर, ऐसे देखो। तो आप अगर ये वाला रीजन देखेंगे,
जो मतलब ये आप बोल सकते हो दिस इज रीजन वाई, एंड वाई इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। तो ये जो मिड पॉइंट है जहां पे वाई रीजन है, मतलब ये r/2 के आसपास, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, इन दोनों का जो है समेशन करोगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग लगभग आपको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इनका समेशन करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा आपका। देखो, ये थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बनता है, और इस वाले रीजन में लगभग लगभग आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट मिलती है ऐसे। देखो बेटा, ये वाले रीजन में ये जो वाई रीजन है, मतलब r/2 के आसपास का रीजन, वाई इज वेरी वेरी स्मॉलर देन जो है आर, ऐसा बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो लगभग लगभग कैसी मिलती है इस रीजन में, वाई वाले रीजन में, वी गेट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने का एक तरीका था, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, और ये एक साइंटिस्ट हेल्महोल्ट्ज ने किया था, इसलिए इसको हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का मतलब ही क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेल्महोल्ट्ज कॉइल का मतलब ये है कि पेयर ऑफ कॉइल्स पेयर ऑफ कॉइल्स separated separated by by radius r distance, which produces which produces almost almost which produces almost uniform magnetic field uniform magnetic field between द टू कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के बीच में लगभग लगभग ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बेटा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, कौन सा सेटअप है बेटा यहाँ पर, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज कॉइल का सेटअप, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना। अब आप कुछ खुद सोचो बेटा, किसी भी एक्स दूरी पर अगर एक कॉइल के कारण मैं बात करूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल, अब दोनों के लिए निकालना है तो फिर आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, दोनों एड अप हो जाएंगे। तो एक कॉइल के लिए कितना है बेटा, ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स, है ना। ये फॉर्मूला होता है, अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था। अब आप क्या करो कि यहाँ पे जो हम नियर द रीजन ऑफ क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं वहां पे बात करूं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2। भाई एक्स की वैल्यू आप r/2 ले लो। तो एक कॉइल की वजह से, वन कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बेटा यहाँ पे r/2 डालो आप, तो r/2 देखो, r/2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे r/2 डालोगे तो ये r² बाई 2 का स्क्वायर होगा, है ना, और 2 का स्क्वायर पावर 3/2, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो 2 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर क्यूब जो है वो ऊपर जाएगी, तो बेटा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सॉल्व करके, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू जो है वो r² बाई 2 का स्क्वायर, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा क्यू। अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाला जो टर्म है एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ये पूरा जो है एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 और +1, तो ये 5r² हो जाएगा बेटा। देखो, तो दिस इज 2 टाइम्स 5r², देखो यही तो आएगा ना बेटा, एंड दिस इज 3/2। देखो आपके सामने, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये जो है ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 8, तो ये स्क्वायर बचेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन कॉइल, एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितने हो जाएगी, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई, और ये r² और ये r की पावर क्यूब बचेगा बेटा, तो नीचे एक ही r बचेगा, 5 की पावर 3/2 बचेगा, जिसको 5√5 लिख सकते हैं। आप करके देखो, तो इसको 5√5 लिखा जा सकता है, इंटू r लिखा जा सकता है। देखो, मेरे ख्याल से आपको क्लियर है।
अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वन टर्न की वजह से होती है बेटा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि इनके एन टर्न्स भी हैं, अगर इन पे एन टर्न्स हैं तो हम यहाँ पे एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो याद रखेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है वन टर्न की वजह से। और अगर हम एन टर्न्स के लिए लिखेंगे, अच्छा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की वजह से है, लेकिन अगर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो दोनों कॉइल की वजह से होगा। तो दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना बेटा, तो दोनों एडअप हो जाएंगे। यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे बिटवीन द रीजन, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इसका 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 म्यू नॉट, और अगर एन कॉइल्स हैं तो यहाँ पे एन आई बाई 5√5 R। देखो ये आंसर आता है। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल सेटअप, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके ही बता दिया, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब आप पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 जो है वो आपका होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, करंट कैरिंग आर्क है, और एट द सेंटर हमें निकालना है। तो ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे, जैसे कोई भी आपका आर्क है उसमें करंट जो है आई जा रहा है, यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। डायरेक्शन पता करने का तरीका वही है, आर्क की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। अगर आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे तो आप देखेंगे जो आपका थंब है बेटा वो अंदर की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है। अब आर्क की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो देखो हमें पता है कि अगर ये कंप्लीट सर्कल होता, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे थीटा एंगल है, तो अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता। तो 2 पाई रेडियन में कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था ये, μ0I/2R। सही बात है, जब कंप्लीट सर्कल था। तो मैं बोलूंगा कि 1 रेडियन में कितना कंप्लीट कर रहा है भाई, μ0I/2R, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई। तो आप बताइए थीटा रेडियंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, μ0I/2R, और ये हो जाएगा θ/2 पाई। बट ये रेडियंस में होना चाहिए, है ना। तो अगर आप यहां से निकालोगे तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर क्या होगा भाई, किसी भी आर्क के कारण जो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होगा μ0I/2R मल्टीप्लाइड बाई θ/2 पाई। और ये याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले में थीटा इज टेकन इन रेडियंस, थीटा इज इन रेडियंस। तो ये फॉर्मूला लगाओ। अब मान लो डिग्री में दिया है तो 2 पाई की जगह 360 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0I/2 पाई 2R θ/360 डिग्री। अगर आपका जो एंगल है वो किसमें दिया है, थीटा इज इन डिग्रीज। तो अगर थीटा डिग्रीज में है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, 2 पाई की जगह 360 डाल देना, और अगर उसमें है तो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलो बेटा, समझ में आया क्या ये। अब इसमें बच्चों कुछ पॉइंट्स याद रखना। जैसे अगर ये सेमी सर्कुलर आर्क है ना, ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट अगर आप याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल्स में बड़ा हेल्प होगा। तो यहाँ पे सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि अब इसका जो एंगल सबटेंड है वो 180 हो गया, तो 180/360 करोगे तो ये 1/2 बचेगा, यानी कि दिस इज μ0/4R हो जाएगा, है ना। तो ये डायरेक्टली याद रख लो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे क्वार्टर सर्कल है, अगर सेंटर पे ये जो आर्क है ये कितने का एंगल बना रहा है भाई, 90 डिग्री का, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये 90/360 1/4 होगा। तो इसको आप लिख सकते हो μ0I/8R। तो सेमी सर्कल का और क्वार्टर सर्कल का थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार ये फॉर्मूलेज में डायरेक्टली काम आ जाता है ना, तो आपको इससे काफी हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कभी कभी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाती है ना। वो 3D वायर के सर्किट ही बना सकते हैं, 2D भी वायर बना सकते हैं ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पे मैं कोई सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा। तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2D एंड
3D वायर सेगमेंट, है ना, सेगमेंट्स। तो इनकी वजह से 2D हो या 3D वायर सेगमेंट्स हो, तो उनमें आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल अगर हम लें, तो मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई ये एक आर्क है, फिर यहाँ पे ये वायर ऐसे गया है, फिर यहाँ पे ये वायर ऐसे गया है, ये यहाँ पे आर्क कंप्लीट है, और यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क बनाया गया है। अब ये वाला जो आर्क है ये ए रेडियस का है, और ये वाला जो आर्क है बोला गया कि बी रेडियस का है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है आई, तो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है इस लूप में। आपको जो है सेंटर पे, इसके सेंटर पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो हमेशा आप जो है सेगमेंट्स में तोड़ लिया करो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सेगमेंट नंबर 1 बोल दिया करो, इसमें सेगमेंट 2 बोल दिया करो, इसको सेगमेंट 3 बोल दिया करो, इसको सेगमेंट नंबर 4। अब देखो वो स्ट्रेट वायर को पहले ही चेक कर लिया करो, अगर किसी पॉइंट पे निकालना है और वो स्ट्रेट वायर उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, मतलब 4 के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 2 के कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आपको 1 और 3 का एडिशन करना पड़ेगा। और इनकी वजह से देखो तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल, यानी दोनों ऐड होंगे। तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 के कारण प्लस 2 के कारण, आप एडअप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखो भाई इस तरीके से आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, आपको हो सकता है ऐसा बोला जाए कि एक कॉइल हमारी ऐसी है ना, एक कॉइल हमारी ऐसी है, यहाँ पे ओ पॉइंट है, तो बताओ कितना यहाँ पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड होगी B1, जो हॉरिजॉन्टल कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होगी ऊपर की तरफ V2। इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो तो आपको नेट B0 मिल जाएगा, विच इज रिटन एज B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, B1 B2 आप लिख सकते हो, B1 B2 लिख दोगे तो आपको उसका रूट करके वेक्टर एडिशन करना है, तो आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऐसे प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा, तो अगर आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ये क्लोज लूप है, कोई भी ऐसा क्लोज लूप आपको दे दे, ये इसका सेंटर है, वो यहाँ से एक वायर ऐसे आ रहा है और यहाँ से एक वायर ऐसे जा रहा है। अब यहाँ से करंट आ रही है तो करंट दो पार्ट में टूट जाएगी, I1 I2, फिर यहाँ से वो मिलेंगी दोनों करंट और वापस से यहाँ से आई निकल आएगी। अगर आपसे इससे पूछे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ पॉइंट क्या है, ये ऐसा क्लोज लूप है, तो हमेशा याद रखना बेटा 0, क्योंकि स्ट्रेट वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट वायर के इस पॉइंट से पास ही हो रहा है। तो जो स्ट्रेट वायर के जो पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, अगर वो स्ट्रेट वायर से एक्सटेंड करने पे पास हो जाता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि एंगल 0 हो जाएगा ना, और साइन थीटा 0 हो जाएगा, तो बायोट-सावर्ट लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये वाली क्रिएट करेगी, देखो ये ऐसे है, तो I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप थंब रूल लगाओगे तो बाहर की तरफ है, जबकि I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और जब आप कैलकुलेट करते हो तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आता है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों 0। ये केवल ऐसे क्लोज लूप, केवल आपके सर्कुलर लूप के लिए नहीं, ये किसी भी टाइप के क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए। आप सोचो यहाँ पे आप क्लोज्ड पॉलीगॉन स्क्वायर ले लो, उसके सेंटर पे चले जाओ, आपका एक वायर ऐसे आ रहा है, एक वायर ऐसे आ रहा है, तो फिर से करंट दो पार्ट में टूटेगी, एक ऊपर वाले लूप पास से जाएगी, एक नीचे वाले से मिलकर फिर से आई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी अगर नॉट पे मैं बोलूँ तो B0 निकालोगे तो ये 0 ही होगा। आप जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर हो, कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है क्लोज। मान लो ट्राइंगल है, उसके सेंट्रॉइड पे बात हो रही है, तो सेंट्रॉइड पे अगर आप देखोगे तो फिर से दो पाथ में करंट डिवाइड होगी, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 पॉइंट पे 0 होगी सेंट्रॉइड पे। तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, आप चाहे कोई भी क्लोज्ड पॉलीगॉन लो, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ज्योमेट्रिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अगर एक पाथ से करंट आ रही है, फिर वो डिवाइड हो रही है और फिर वापस टोटल करंट जा रही है। इस बात का ध्यान रखना बेटा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट केस, है ना। तो किसी भी टाइप का क्लोज पॉलीगॉन हो ये आप कर सकते हो। बाकी आप वो नोट्स देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में ये पॉइंट लिखवाया भी। फिर उसके बाद 3D सर्किट्स पूछी जाती है बेटा। तो 3D सर्किट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। फिर यहाँ पे आपका जो है एक
मान लीजिए इस तरीके से बना लेते हैं, ये जेड एक्सिस हो गया। तो अब क्या हो रहा है बेटा कि बोलेगा कि यहाँ से इन्फिनाइट से एक करंट कैरिंग वायर आ रहा है ऐसे, जो करंट जो है वो आई कैरी कर रहा है, फिर वो उसको मोड़ देते हैं सेमी क्वार्टर सर्कुलर आर्क में, तो ये ऐसे मुड़ गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे बच्चों ये जो इसका रेडियस था वो आर है, तो ये भी रेडियस आर है, फिर इसको ऐसे मोड़ देते हैं, ये जो है आपका एक्स जेड प्लेन पर है, और ये एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो ऑब्वियस सी बात है ये दूरी भी आपकी आर ही होगी अगर ये 45 डिग्री है तो। और फिर ये नीचे चला जाता है ऐसे, देखो इस तरीके से। अब बच्चों आपको फिर से इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है कि इसमें फिर से आपको सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। इसको आप फर्स्ट सेगमेंट मान लो, इसको सेकंड सेगमेंट मान लो, फिर ये स्ट्रेट वायर हो गया थर्ड सेगमेंट मान लो, ये फोर्थ सेगमेंट आपका हो जाएगा। अब आप सॉल्व करो। आपको क्या करना है बच्चों, वेक्टर एडिशन करना है। तो अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन पे बताओ कितना होगा, तो बी नॉट वेक्टर जो है वो हो जाएगा आपका b1 वेक्टर, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस b4 वेक्टर। 4 सेगमेंट में आपने तोड़ लिया। अब बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी वजह से डायरेक्शन क्या होगा, जैसे इसमें जे कैप के कैप आ जाएगा, है ना। जैसे वन का आप देखो, राइट हैंड में थंब आप रखो, फिंगर्स कर्व करो, तो यहाँ से बाहर आएगा, बाहर आने का मतलब जेड डायरेक्शन। तो आप ये लिख सकते हो मैग्नीट्यूड v1 है, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो के कैप की डायरेक्शन है। वैसे b2 का देखो, तो आप यहाँ पे करोगे तो फिंगर्स कर्ल करोगे तो थंब भी बाहर आएगा, मतलब जेड डायरेक्शन में आएगा। तो आप बोल सकते हो b2 का मैग्नीट्यूड आप लिख ही लोगे, कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्शन उसकी के कैप है। फिर ऐसी b3, तो देखो ये जो वायर है वो ऐसा है एक्स जेड प्लेन पर, तो अगर आप यहाँ पे करंट जो है वो इस तरीके से आ रही होगी और इसमें करंट ऐसे नीचे जा रही होगी। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो करंट की डायरेक्शन में अपन थंब रखोगे तो सेंटर पे आप देखो ऊपर के डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो ये b3 मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप है। फिर आप ये सेमी इन्फिनाइट वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, नीचे है थंब नीचे करो तो देखो एक्स डायरेक्शन में आपकी कर्ल होंगी फिंगर्स, यानी b4 और ये आपका एक्स मतलब आई कैप। अब ऐसे सॉल्व कर लेना, b1 b2, b1 के लिए आपको सेमी इन्फिनाइट वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 के लिए सर्कुलर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 3 में, और आपको 4 में फिर से सेमी इन्फिनाइट वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जितने फॉर्मूले आपने पढ़े इन सब यहाँ पे लग जाएंगे, और डायरेक्शन के साथ आप लिख लेना, उनका वेक्टर एडिशन करना तो आंसर आएगा। 3D सर्किट को हमेशा ऐसे सॉल्व करना। तो मेरे ख्याल से आपको 3D या 2D सेगमेंट्स के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से बन जाएंगे, नोट कर लीजिए। देखो बच्चों 8 पॉइंट, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये ऑलरेडी, है ना। तो इसका कई बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बच्चे याद रख लेते हैं। क्या मैं आपको बता देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्पाइरल, यानी करंट कैरिंग वायर जो है वो स्पाइरल शेप में है, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो भाई कि एक वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, फिर ये वायर यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है, और फिर ऐसे ये स्पाइरल शेप लेते 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 आप ये बोल सकते हो ऐसे घूमते 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 फिर ये आपकी वापस ऐसे आ जाती है। तो ये बोला गया है कि जो अंदर वाला स्पाइरल जो रेडियस से चालू होता है वो ए रेडियस का है, और जो बाहर आपका एंड होता है वो बी रेडियस का। तो ए से बी रेडियस तक ये स्पाइरल घुमा हुआ है, स्पाइरल शेप में घूम रहा है वायर। तो इसकी वजह से सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना, ये निकालने को बोला जाता है। कई बार ये सवाल पूछा गया, और आपसे बोला गया है कि इसमें स्पाइरल में ए से बी रेडियस तक टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन टर्न्स है। अब देखो इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, मैं आपको पूरा सॉल्व करके ही बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, इसमें दिक्कत ये है कि रेडियस बढ़ रही है, रिंग की रेडियस बढ़ रही है। अगर रिंग की रेडियस नहीं बढ़ती तो हम फॉर्मूला लगा लेते रिंग वाला या करंट कैरिंग सर्कुलर वायर वाला, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक्स पे जाके एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे। एक्स पे जाके कितने विड्थ का एलिमेंट ले लेंगे बेटा, dx, मतलब यहाँ पे आप बाहर निकालो तो ये एक्स पे जाके आपने dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया। अब dx इतना छोटा है कि इसको एक आप कंप्लीट रिंग मान लेते हो, और इस रिंग में, एक छोटी सी रिंग में, एलिमेंटल रिंग में छोटा सा नंबर ऑफ टर्न्स dn है मान लो।
अब ये dn कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है b माइनस ए विड्थ में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n टर्न्स। तो आप बोल सकते हो यूनिट विड्थ में कितने टर्न्स होंगे, n अपॉन b माइनस ए टर्न्स। तो dx विड्थ में कितने टर्न्स होंगे बेटा, n dx बाई n b माइनस ए टर्न्स। और ये जो dx विड्थ में टर्न्स हैं इसी को तो आप dn बोल रहे हो ना, यही तो dn है। तो dn की वैल्यू आ गई n dx अपॉन b माइनस ए। अब इस dn टर्न्स की वजह से सेंटर पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी db, वो आप लिखोगे, करंट की डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट dn नंबर ऑफ टर्न्स इन dx एलिमेंट इनटू करंट जो है वो आई घूम ही रही है, मल्टी डिवाइड बाई 2 इंटू आर, और रेडियस जो है आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x। तो आप dv लिख सकते हो कितना बेटा, म्यू नॉट dn की वैल्यू है n, आई लिख लेते हैं, फिर ये dx है तो dx बाद में लिख लेते हैं, डिवाइड बाई b माइनस ए लिख लेते हैं, डिवाइड बाई x लिख लेते हैं, 2 यहाँ पे लिख लेते हैं देखो, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड B मिल जाएगी दिस ड्यू टू दिस स्पायरल, और ये A रेडियस से लेकर B रेडियस तक जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2, यहाँ पे लिख सकते हो B माइनस ए, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो 2 इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बिकम ln x, और ln x में करोगे तो ये b अपॉन ए आ जाएगा कैलकुलेशन, तो ln b बाई ए। तो दिस इज द रिजल्ट टू दिस प्रॉब्लम। तो कई बार बच्चे ये रिजल्ट भी याद रखते हैं, कई जो है एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्टली यही सवाल, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ले लिया ताकि अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 9, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें क्या है बेटा कि आपका यहाँ पे आप बोल सकते हो कि अगर आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं ना, आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं, तो आइडियल सोलेनॉइड को लगभग इन्फिनाइट लेंथ का माना जाता है, ऐसे क्लोज्ड बाइंडिंग होती है और इसकी लेंथ जो है वो लगभग लगभग इन्फिनिटी पे मानी जाती है। तो अगर आप इसकी एक्सिस पे देखोगे तो जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड दिस सोलेनॉइड वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वेयर आप ध्यान रखेंगे कि स्मॉल एन जो है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो क्या है। बट प्रैक्टिकली आप जानते हो कि आइडियल सोलेनॉइड तो होगा नहीं, प्रैक्टिकली इसका फाइनाइट होगा। तो प्रैक्टिकल सोलेनॉइड को आप आइडियल सोलेनॉइड की तरह ट्रीट कर सकते हो अगर उसमें ये प्रॉपर्टी है, अगर कोई फाइनाइट सोलेनॉइड है और अगर उसकी लेंथ जो है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, तो आप इसको प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनॉइड जैसा मान सकते हो और आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिकल केसेस में। तो अगर आप लेंथ बहुत बड़ी कर दोगे रेडियस के बराबर तो इसको अप्रोक्सीमेटली आप क्या ले सकते हैं बेटा, आइडियल सोलेनॉइड मान सकते हैं, और इसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना। बस ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप इसको आइडियल सोलेनॉइड तो मान रहे हो क्योंकि लेंथ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन रेडियस है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ भी ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है ऐसे। कितनी होती है, तो दिस इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, लेकिन जब आप एकदम एंड पे आते हो तो ये तुरंत गिर जाती है। एंड पे आके अंदर लगभग यूनिफॉर्म होती है बेटा पूरी लेंथ में, लेकिन जैसी एंड पे आती है तो एंड पे छोटे से लेंथ में वो डिक्रीज कर जाती है। और कितना डिक्रीज करती है, तो एंड पर इनकी जो वैल्यू है बेटा यहाँ पर ये हो जाती है म्यू नॉट एन आई बाई 2, जो इसके एंड्स हैं वहां पे गिरकर ये कितनी हो जाती है म्यू नॉट एन बाई 2। ऐसा नहीं होता मिड पॉइंट से बराबर बराबर गिरती है,
ये बिल्कुल एंड पे आके जो है वो हाफ हो जाती है, बाकी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द लेंथ ये कांस्टेंट ही रहती है, दैट इज म्यू नॉट एन आई। तो ये बात ध्यान रखना आप। तो मैंने बता दिया, जो आप प्रैक्टिकल सोलेनोइड डायलेरिस जैसी मान रहे हो उसमें ऐसा होता है। तो थ्रू आउट द लेंथ तो लगभग यूनिफॉर्म होगी, बट आपका जो है एंड पे आके वो तुरंत हाफ हो जाती है बहुत छोटी सी लेंथ में, तो वो तुरंत गिर जाती है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे अगर आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो आप सोलेनोइड का आउटसाइड, तो वो हमेशा जीरो होती है। आइडियल सोलेनोइड के केस में आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड आप जीरो लेके चलेंगे, है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो आर है ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, फाइनाइट सोलेनोइड है। कैसी सोलेनोइड है बच्चों? फाइनाइट ही सोलेनोइड है। मतलब फाइनाइट सोलेनोइड है और उसको आइडियल सोलेनोइड की तरह ट्रीट भी नहीं कर रहे, तो उसके किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी सोलेनोइड है बच्चे, और ये जो सोलेनोइड है ये फाइनाइट सोलेनोइड है, उसकी लेंथ आपको पता होगी एल है, इसका रेडियस आपको पता होगा आर है, और एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको क्या करना है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। यानी कि हम यहाँ पे आपको दो चीजें लेनी पड़ेंगी, एंगल लेने पड़ेंगे, जो एंगल काम के होते हैं। वो एंगल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट से आप इस एंड को जोड़ोगे तो एक एंगल ये मिलेगा, तो दिस एंगल इज θ1। और आप दूसरे एंड को जोड़ोगे तो एक्सिस से ये एंगल लेंगे आप, तो ये एंगल को आप θ2 ले लो। अब किसी भी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे, तो इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखोगे, दिस इज हाफ म्यू नॉट एन इंटू आई, हाफ म्यू नॉट एन इंटू आई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अच्छा, ध्यान देंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालोगे आप फॉर्मूले से। अगर माइनस साइन भी आता है तो उसका मैग्नीट्यूड लेना। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से ही निकालना। करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करना, जिधर थंब आएगा वो आपकी डायरेक्शन हो जाएगी किसकी बेटा? आपके मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और अगर आप देखेंगे तो जो ये प्रैक्टिकल सोलेनोइड है, आप देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोफाइल होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो कुछ इस तरीके का होता है। देखो इस तरीके से ये बिल्कुल वैसा ही होता है। अब ये यहाँ से जो है वापिस आएगा, अगर ये नॉर्थ पोल बन रहा है तो ये साउथ पोल बनेगा, और ये यहाँ से वापिस आएगा ऐसे, ये वापिस आके फिर साउथ पोल से एंटर होके ऐसे। तो ये बिल्कुल वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो जैसे बार मैग्नेट का। इसलिए कहा जाता है सोलेनोइड, सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट ही होता है ये। हालांकि अभी आपको और ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, नहीं तो एक्चुअली में इनका जो है बार मैग्नेट्स, कि नहीं तो इनका जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ना एक्सियल वेक्सियल पॉइंट पर बाहर की साइड, वो भी सेम ही आते हैं, है ना। तो आप बोल सकते हो सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट। अब आप इसी सोलेनोइड को अगर इन्फिनाइट सोलेनोइड को, या आप क्लोज लूप प्रैक्टिकल सोलेनोइड को अगर आप क्लोज लूप के फॉर्म में जो है कंबाइन कर देंगे, तो ये फिर टोरॉइड का फॉर्म ले लेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैं टोरॉइड भी आपको बता देता हूँ। पहले इतना जल्दी से नोट कर लो, बाकी का जो है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड में आप क्या करोगे? टोरॉइड कैसा हो जाएगा बेटा? मतलब यही क्लोजली लूप सोलेनोइड को आप इस तरीके से किसमें अरेंज कर दो, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से अरेंज कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चों? टोरॉइड। अब आप इसके अंदर अगर देखेंगे तो इसके अंदर सेम वही मैग्नेटिक फील्ड होती है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। और इसके बाहर चले जाओ, चाहे इनसाइड चले जाओ चाहे आउटसाइड चले जाओ, मतलब टोरॉइड के रीजन के बाहर चले जाओ, सोलेनोइड वाले रीजन के बाहर, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। बस बीच में मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? म्यू नॉट एन आई। बट ये याद रखना कि स्टोरॉइड का जो एवरेज रेडियस है और इस सोलेनोइड का रेडियस स्मॉल आर है, तो ये एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड मस्ट बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सोलेनोइड। तो ये चीज फॉलो होती है, तो आपको आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड
जीरो मिलेगी टोरॉइड के रीजन के, और सोलेनॉइड के रीजन के अंदर बीच में आपको मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगी, दैट इज म्यू नॉट एन। तो ये वाला पॉइंट भी बेटा याद रखना। और यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इसका कैपिटल एन टर्न्स है टोटल, तो स्मॉल एन आप निकाल सकते हो, दैट इज टोटल टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, जो कि 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। तो स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से निकाली जाती है ना। तो टाइट वाइंडिंग है, इसी को टोरॉइड बोलते हैं। इस तरीके ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, जो कि सोलेनोइड जैसा ही होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। कुछ पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो, तो इसको भी नोट कर लीजिए।